अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। हम कानून शहादत ऑर्डर पढ़ रहे हैं। इसमें हम आर्टिकल 142 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आर्टिकल 143 ऑनवर्ड्स करेंगे। सो आर्टिकल 143, कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर। के इस आर्टिकल में ये बताया गया कि ये कोर्ट ने डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन पुट करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं पुट करना। कोर्ट ने ये डिसाइड करना है कि किस क्वेश्चन पे विटनेस को कंपेल किया जाना है कि वो उसका आंसर दे या ना दे। सो द आर्टिकल स्टेट्स if any such question relates to matter not relevant to the suit or proceeding except insofar as it affects the credit of witness by injuring his character, the court shall decide whether or not the witness shall be compelled to answer it and may, if it thinks fit, warn the witness that he is not obliged to answer it। ये इस आर्टिकल में जो हमें जनरल प्रिंसिपल बताया गया ना, वो ये बताया गया कि अगर तो कोई क्वेश्चन किसी विटनेस से पूछा गया है जो कि रेलेवेंट मैटर नहीं है। फॉर इंस्टेंस, अगर एक मर्डर का केस है, ए पे एलिगेशन है कि बी ने कि उसने बी का मर्डर किया है, सी एज ए विटनेस आया, वो कहता है जी मैंने, वो आई विटनेस है कि उसने वो अक्रंस होते हुए देखी है। तो यहाँ पे रेलेवेंट जो फैक्ट एंड इशू, जो रेलेवेंट फैक्ट है, वो मेन इशू तो ये है ना कि क्या ए ने बी का मर्डर किया। लेकिन अगर उससे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि आप तो झूठी गवाहियाँ देते हो, आपको तो इस पे सज़ा हो चुकी है, या आपका करैक्टर बड़ा बैड है, आप बदनाम ज़माना हो, इस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो मेन इश्यूज़ वाले क्वेश्चंस नहीं हैं कि क्या उसने कितने बजे का ये वकूआ है, कि उसने क्या क्या देखा। मेन क्वेश्चंस नहीं उससे पूछे, उससे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि सिर्फ उसके करैक्टर को इंजर करने के लिए पूछे गए हैं, सिर्फ कोर्ट को ये दिखाने के लिए कि इसकी गवाही पे आप यकीन ना करो, ये एक झूठा बंदा है, इसका करैक्टर ठीक नहीं है। इस किस्म के क्वेश्चंस उससे पूछे गए हैं, मेन इश्यूज़ वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। तो यहाँ पे कोर्ट के पास पावर है कि वो डिसाइड करेगी कि क्या इस किस्म का जब कोई क्वेश्चन उससे पूछा गया है जो कि उसके करैक्टर से रिलेटेड है, सिर्फ उसके करैक्टर को इंजर करने के लिए पूछा गया है, तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या इस विटनेस को कंपेल करना है या नहीं करना कि वो इस क्वेश्चन का आंसर दे। अब यहाँ पे पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात, इस आर्टिकल में यहाँ तक ये कहा गया है कि अगर कोर्ट डिसाइड ये करती है कि इसको कंपेल नहीं मैंने करना, तो यहाँ पे कोर्ट उस विटनेस को वार्न भी कर सकती है कि भाई जवाब देना है तो दो, नहीं देना तो मैं आपको कंपेल नहीं कर रहा, ज़रूरी नहीं है, आप बाउंड नहीं हो कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। तो ये मेन प्रिंसिपल बता दिया गया कि अगर रेलेवेंट मैटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई दूसरा क्वेश्चन है सिर्फ उस विटनेस के करैक्टर को इंजर करने के लिए, तो इस सिचुएशन में कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या इसको कंपेल करना है या नहीं करना। और अगर कंपेल नहीं करना तो कोर्ट उसको वार्न भी कर सकती है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप इसका जवाब दो। अब ये पावर तो कोर्ट के पास है, यहाँ तक हमने पढ़ ली। बट इसमें फ़र्दर आगे 4 सिचुएशंस बता दी गई हैं कि उनको कोर्ट ने कंसिडर करना है, ये अपनी जो पावर उसको दी गई है इस आर्टिकल में, उसको यूज़ करने से पहले। वो कौन सी है? नंबर 1, सच क्वेश्चंस आर प्रॉपर इफ़ दे आर ऑफ सच अ नेचर दैट द ट्रुथ ऑफ इम्पोर्टेशन कन्वेड बाय देम वुड सीरियसली इफेक्ट द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट एज टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस ऑन द मैटर टू विच ही टेस्टिफाइज। जो पहली सिचुएशन बताई गई है ना, इसमें यह बताया गया, देखिए जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, वो या तो कोर्ट कंसिडर करेगी उनको प्रॉपर या उनको करेगी इम्प्रॉपर। अब अगर तो वो क्वेश्चंस प्रॉपर होंगे तो डेफिनेटली कोर्ट उसको कंपेल भी करेगी कि भाई इसका आंसर दो। अगर वो इम्प्रॉपर होंगे तो कोर्ट उसको कंपेल नहीं करेगी कि क्यों उसको फोर्स किया जाए कि आप इसका आंसर दो। अब ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर, पहली जो सिचुएशन बताई गई है कि कोर्ट ये कह रही है कि अगर उससे उसके कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जो कि उसके करैक्टर को इंजर करने के लिए पूछा गया है और उसमें जो उस बंदे पे, उस विटनेस पे इल्ज़ाम लगाया गया है, अगर वो साबित हो गया तो इस सिचुएशन में कोर्ट डेफिनेटली अपनी ओपिनियन उस विटनेस के रिगार्डिंग सीरियसली इफ़ेक्ट करेगी उसको। कोर्ट को लगेगा, कोर्ट सोचेगी कि यस, अब मुझे ये इतना क्रेडिबल विटनेस नहीं है, मुझे इसकी एविडेंस पे यकीन नहीं करना चाहिए, इसकी गवाही पे यकीन नहीं करना चाहिए। सो पहली सिचुएशन ये आ गई कि अगर तो
उस क्वेश्चन में जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसके करैक्टर को इंजर करने के लिए, उनसे कोर्ट की ओपिनियन सीरियसली इफ़ेक्ट होती हुई कि मुझे इसकी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए अगर ये बहतान सच्चा है, तो इस सिचुएशन में वो क्वेश्चन प्रॉपर होगा और कोर्ट कंपेल करेगी कि उस विटनेस को कि आप इसका जवाब दो। सो पहली सिचुएशन ये है, कोर्ट ने ये कंसिडर करना है कि ये क्वेश्चन प्रॉपर हैं या नहीं है। दूसरी सिचुएशन में इम्प्रॉपर क्वेश्चन की बात की गई है, सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर। अब ये देखें अगर हम पहली वाली में देखें तो अगर तो एक विटनेस आया और उससे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपको तो 6 महीने पहले सज़ा हुई है कि आपने झूठी गवाही कोर्ट में दी थी, आप तो झूठी गवाहियाँ देते रहते हो, सो ये क्वेश्चन उसके करैक्टर को इंजर कर रहा है। कोर्ट को अगर तो ये बात सही है तो इस सिचुएशन में कोर्ट ऑब्वियसली सोचेगी उसकी गवाही पे यकीन करना है या नहीं करना, वो क्रेडिबल विटनेस है या नहीं है, तो ये एक प्रॉपर क्वेश्चन होगा। दूसरी में अब इम्प्रॉपर क्वेश्चन सेकंड और थर्ड में बताए गए हैं। सेकंड वन, सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर इफ़ द इम्पोर्टेशन विच दे कन्वे रिलेट्स to the matter so remote in time or of such a character that the truth of the imputation would not affect or would affect in a slight degree the opinion of the court as to the credibility of the witness on the matter to which he testifies। दूसरी सिचुएशन में ये बताया गया कि ऐसे अगर कोई क्वेश्चन किसी विटनेस से पूछा गया, वो एक ऐसा क्वेश्चन है कि उसमें जो उस विटनेस पे इल्ज़ाम लगाया गया, देखें ये हम वही देख रहे हैं ना जो उसके करैक्टर को इंजर करने के लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी को डाउटफुल करने के लिए कोर्ट में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। उसमें अगर कह रहे हैं दूसरी सिचुएशन में कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया है जिसमें जो उस विटनेस पे बहतान लगाया गया, जो इम्पोर्टेशन उस पर लगाई गई है, अगर वो सही भी हो तो कोर्ट की जो ओपिनियन है उस विटनेस के रिगार्डिंग वो चेंज नहीं होती या फिर बहुत स्लाइट सी चेंज होती है, तो इस सिचुएशन में वो क्वेश्चन इम्प्रॉपर होगा। उसके लिए कोर्ट उस विटनेस को कंपेल नहीं करेगी कि आप इसका आंसर दो। एग्जांपल ले लेते हैं अब इसकी। फॉर इंस्टेंस ए ने बी का मर्डर किया, ये एलिगेशन है, ये केस चल रहा है और सी उसमें एज ए विटनेस आया है और वकील साहब उस पर क्रॉस कर रहे हैं और क्रॉस में उससे क्वेश्चन करते हैं कि आज से 20 साल पहले आप चोरी के केस में अंदर गए थे, आपको सज़ा हुई थी एक चोरी के केस में। अब ये उसको 20 साल पहले एक चोरी के केस में सज़ा हुई है, आज 20 साल बाद क्या वो सेम पर्सन है? हो सकता है कि वो अब सुधर गया हो या वो आदि चोर ना हो, अब वो ठीक हो गया हो। तो ये जो इतना पुराना क्वेश्चन उससे पूछ लिया गया है, इसका वो जवाब अगर देता है हाँ मैं जी मुझे हुई थी चोरी के केस में सज़ा, तो ये कोर्ट की ऑब्वियसली कोर्ट की जो ओपिनियन है उसके रिगार्डिंग इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगी। सो इस किस्म का क्वेश्चन जो है इम्प्रॉपर होगा, ये बताया गया। ये उसके ऐसे क्वेश्चन जिससे कोर्ट की ओपिनियन उस विटनेस की क्रेडिबिलिटी के रिगार्डिंग ना चेंज हो, इफ़ेक्ट ना होती हो या स्लाइट डिग्री में इफ़ेक्ट होती हो, तो इस सिचुएशन में भी वो क्वेश्चन इम्प्रॉपर होगा। कोर्ट चाहे तो उसको कंपेल करे, चाहे तो ना करे। नाउ द थर्ड वन, सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर। यहाँ पे भी बता रहे हैं कौन से क्वेश्चन इम्प्रॉपर हैं। सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर इफ़ देयर इज़ ए ग्रेट डिसप्रोपोर्शन बिटवीन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इम्पुटेशन मेड अगेंस्ट द विटनेस कैरेक्टर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज एविडेंस। यहाँ पे अब ये कहा गया कि ऐसे क्वेश्चंस भी इम्प्रॉपर होंगे जो कि उसके करैक्टर के रिगार्डिंग आपने पूछे और जिसका उसकी एविडेंस से लेना देना बिल्कुल भी कुछ नहीं है, दोनों में अदम तवाज़न है। अब इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर एक ए ने बी पे एक सूट फाइल किया है रिगार्डिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, को कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड उनका डिस्प्यूट हुआ है और उसने सिविल सूट फाइल किया। यहाँ पे वकील साहब आके उससे अगर ये पूछना शुरू कर दें कि आप तो 5 साल पहले चोरी के केस में आपको सज़ा हुई है, अब ये उसको 5 साल पहले जो चोरी के केस में सज़ा हुई है उसका इस केस से, इस केस के मेरिट से क्या लेना देना है? भाई वो तो गवाही देने आया, एक डॉक्यूमेंट है उसके पास, वो उसने प्रोड्यूस किया है कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब वहाँ पे उससे ये पूछना शुरू कर दो कि आप चोरी के केस में अंदर हुए थे, ये कोई रेलेवेंसी, कोई उसकी जो एविडेंस है उसके साथ इसका इस मैटर का जो मेन इशू है कोई लेना देना है,
उसके करैक्टर का यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट होगा इस मैटर पे भी। कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है, दोनों पार्टीज़ के सिग्नेचर है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस इस किस्म के हैं जो बिल्कुल ही हट के, जिनका कोई लेना देना नहीं है, तो वो भी इम्प्रॉपर कंसिडर होंगे। यहाँ पे आपको कोर्ट उसको कंपेल नहीं करेगी कि इम्प्रॉपर क्वेश्चन है, कोई लेना देना भी नहीं है, तो कंपेल यहाँ पे इस सिचुएशन में नहीं करेगी। इस कोर्ट इस सिचुएशन को भी देखेगी कि क्या कोई इसका इफ़ेक्ट आता है या नहीं आता। अब लास्ट वन जो कहा गया है उसमें, द फोर्थ वन, द कोर्ट में इफ़ इट सीज फिट ड्रॉ फ्रॉम द विटनेस रिफ्यूज़ल टू आंसर द इन्फेरेंस दैट द आंसर इफ़ गिवन वुड बी अनफेवरेबल। यहाँ पे एक साथ बता दिया गया फोर्थ में कि कोर्ट यहाँ पे एक एडवर्स ओपिनियन, एक प्रिजम्पशन उसके अगेंस्ट ड्रॉ कर सकती है कि अगर इसने जवाब नहीं दिया किसी क्वेश्चन का, तो अगर ये देता तो इसके ख़िलाफ़ होता। हमने आर्टिकल 129 पढ़ा था, उसमें सब आर्टिकल H था, उसमें ये बताया गया था कि अगर कोई विटनेस किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं देता तो उसके अगेंस्ट ये ओपिनियन ड्रॉ कर ली जाएगी कि ये अगर जवाब देता तो इसके ख़िलाफ़ होना था। सो ये उसी को आगे फर्दर बता रहा है कि अगर कोर्ट यहाँ पे ये भी देखेगी अगर क्वेश्चन पुट किया और वो रिफ्यूज़ कर रहा है, तो हो सकता है कोर्ट उसके अगेंस्ट ये ड्रॉ कर ले ओपिनियन कि ये झूठा है, इसके अगेंस्ट जाना था ये जवाब अगर ये दे देता। सो दिस वाज आर्टिकल 143। इसको सम अप करते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बड़ा इजी सा है। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई विटनेस गवाही देने आता है और उससे कोई क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएं जो कि मेन इशू से रिलेटेड ना हो, सिर्फ उसके करैक्टर को इंजर करने के लिए, उसको झूठा साबित करने के लिए किए जाएं, तो इस सिचुएशन में कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या ये प्रॉपर क्वेश्चन है, इम्प्रॉपर क्वेश्चन है, क्या इस विटनेस को इसके रिगार्डिंग कंपेल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। और कोर्ट यहाँ पे अगर कहती है कि ये इसको मैं कंपेल नहीं कर रही, तो यहाँ पे कोर्ट उसको वॉर्न भी कर सकती है कि ज़रूरी नहीं है आप इसका जवाब दो। अब ये जो कोर्ट ने यहाँ पे पावर दी गई है कि कोर्ट ने डिसाइड करना है, ये डिस्क्रिशनरी जो पावर है, इसके पीछे भी कुछ सिनेरियोज़ हैं जो कोर्ट के दिमाग में होने चाहिए। नंबर 1 कि जो क्वेश्चन पूछा गया क्या उससे मेरी ओपिनियन इसके अगेंस्ट, इस विटनेस की क्रेडिबिलिटी के अगेंस्ट सीरियसली इफेक्ट होती है, क्या मैं इसकी फिर जो इस पे करैक्टर के रिगार्डिंग जिस किस्म का भी क्वेश्चन किया गया उससे मुझे अगर उसका वो सही बात है तो क्या मुझे इसकी गवाही पे यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस सिचुएशन में वो क्वेश्चन प्रॉपर होगा। इम्प्रॉपर में दूसरी आती थी कि अगर वो जवाब दे भी देता है, वो बहतान सही भी है, तो क्या मेरी उस विटनेस के अगेंस्ट कोर्ट ये लगता है कि मेरी बड़ी स्लाइट ओपिनियन जो है वो चेंज होगी। तीसरी में ये था कि अगर ये सिचुएशन हो कि कोर्ट को ये लगता हो कि उसकी एविडेंस जो वो देने आया और जो उससे क्वेश्चन पूछा गया वो बिल्कुल इररेलेवेंट है, कोई लेना देना नहीं है, तो वो भी एक इम्प्रॉपर क्वेश्चन होगा। इम्प्रॉपर की सिचुएशन में कोर्ट कंपेल नहीं करती, जब प्रॉपर क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली कोर्ट उसको कंपेल करेगी कि आप उसका आंसर दो। ये कॉमन सेंस की बात है। लास्ट वन जो इसमें कहा गया था कि अगर वो उससे क्वेश्चन पूछा उसका जवाब वो नहीं देना चाहता, रिफ्यूज़ कर रहा है, तो इस सिचुएशन में कोर्ट उसके एडवर्स ओपिनियन ड्रॉ कर सकती है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 144, क्वेश्चंस नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स, कि जो क्वेश्चंस पूछने हैं ना आपने वकील साहब ने, उनके पास उन क्वेश्चन को पूछने के पीछे कोई रीजनेबल ग्राउंड होनी चाहिए, ये कहा गया है इस आर्टिकल में। बेसिकली नो सच क्वेश्चंस एज इज रेफर्ड इन आर्टिकल 143, जो हम पीछे पढ़ के हैं उसके करैक्टर को इंजर करने के लिए जो वो क्वेश्चन कर रहा है, नो सच क्वेश्चन एज इज रेफर्ड टू इन आर्टिकल 143 ought to be asked unless the person asking it has reasonable grounds for thinking that the imputation which it conveys is well founded। यानी उसको जो उसके करैक्टर के रिगार्डिंग भी उसने क्वेश्चन करने हैं ना, उसको इंजर करने के लिए कि ये इसका करैक्टर ठीक नहीं है, ये झूठा बंदा है, तो वो क्वेश्चंस भी ऐसे करने हैं कि उसके पास कोई ग्राउंड भी हो। ये ना हो कि वो ऐसे ही खाम खाई किसी पे इल्ज़ाम लगाता रहे। फॉर इंस्टेंस जो विटनेस देने आया वो आज तक कभी कोर्ट नहीं आया, जेल तो जाना बड़ी दूर की बात है, और वकील साहब उससे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या आप 3 साल पहले चोरी के केस में गए थे अंदर। सो कोई रीज़नेबल ग्राउंड होनी चाहिए उस क्वेश्चन को पूछने के लिए, क्योंकि आप किसी के करैक्टर के रिगार्डिंग उस पर इल्ज़ामात लगा रहे हो। सो ये आपके पास वेल ग्राउंड होनी चाहिए। अगर इसकी इलस्ट्रेशन देखें, एन
advocate is instructed by an attorney that an important witness is a dacoit. This is reasonable ground for asking the witness whether he is dacoit. कि यहाँ पे पहली इलस्ट्रेशन में ये बताया गया कि वकील साहब को किसी ने बताया कि ये जो विटनेस गवाही देने आया ना ये डकैत है, तो यहाँ पे क्योंकि उसके पास ग्राउंड है वकील के, उसको किसी ने बताया, तो फिर वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई आप डकैत हो या नहीं हो। दूसरी बी इलस्ट्रेशन में an advocate is informed by a person in court that an important witness is a dacoit. जो वकील साहब थे उनको कोर्ट में बैठे किसी ने बता दिया कि ये जो विटनेस आया ना ये डकैत है। The informant on being questioned by the advocate gives satisfactory reasons for his statement. This is a reasonable ground for asking the witness whether he is a dacoit. कोर्ट में वकील साहब बैठे हैं, एक विटनेस आया, तो जो साथ कोई बंदा था उसने वकील साहब के कान में बता दिया कि सर ये डकैत है ये विटनेस। तो वकील साहब ने उससे मुड़ के पूछा कि भाई कैसे आप कह रहे हो कि ये डकैत है? वो कहता है जी इसको इस केस में इस साल में सज़ा हुई है, मेरे पास तो सारा रिकॉर्ड है इसका, तो ये सफिशेंट है उस वकील के लिए, सफिशेंट ग्राउंड है कि उससे क्वेश्चन जाके वो पूछ ले कि भाई आप डकैत हो कि नहीं हो। नेक्स्ट वन सी, a witness of whom nothing whatever is known is asked at random whether he is a dacoit. There are here no reasonable grounds for a question. मैंने इसकी एग्जांपल पहले भी दी है कि एक वकील साहब ने एक विटनेस आया उससे खाम खाई पूछ लिया आप डकैत हो, उसको पता भी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, आज तक वो कोर्ट में नहीं आया, अदालत में जाना तो बड़ी दूर, जेल में जाना बड़ी दूर की बात है। खाम खाई वकील साहब ने एक शरीफ आदमी से पूछ लिया कि क्या आप डकैत हो, सो उसके पास कोई ग्राउंड नहीं थी, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। नेक्स्ट वन डी, अ विटनेस ऑफ होम नथिंग वट एवर इज नोन बीइंग क्वेश्चनड एज टू हिज मोड ऑफ लाइफ एंड मीन्स ऑफ लिविंग gives unsatisfactory answers. This may be a reasonable ground for asking him if he is a dacoit. देखें वकील साहब ने एक गवाह आया उससे पूछा कि आप लिविंग कैसे रोज़ी वगैरह कमाते हो, क्या आप काम करते हो, उसने कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं जवाब दिया। तो यहाँ पे वकील साहब उससे अगर बाद में पूछते हैं, उससे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं ना, भी आप कैसे गुजारा करते हो, क्या कमाते हो, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपका पेशा क्या है, वो कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देता। तो यहाँ पे अगर वकील साहब फिर उससे पूछ लेते हैं कि क्या आप डकैत हो या आप डकैतियाँ करते हो, सो यहाँ पे इसके पास एक रीज़नेबल ग्राउंड आ जाती है कि ये तो अपना सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं बता सक रहा, ये बता ही नहीं सक रहा कि ये करता क्या है, तो इस सिचुएशन में उसके पास रीज़नेबल ग्राउंड है। इन शॉर्ट आर्टिकल 143 में ये बताया गया कि जो क्वेश्चंस आर्टिकल 144 में ये बताया गया कि जो क्वेश्चंस आर्टिकल 143 में उसके क्वेश्चन से करेक्टर से रिलेटेड आपने करने हैं किसी भी विटनेस के, सो उनके लिए आपके पास एक रीज़नेबल ग्राउंड होगी, खाम खाई नहीं पूछी जाना कि आप ये हो आप वो। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 145। अब इसमें कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए हैं कि अगर आप किसी विटनेस से ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हो जिसके रिगार्डिंग आपके पास कोई रीज़नेबल ग्राउंड नहीं थी, एक शरीफ आदमी गवाही देने आया है और आप उससे सवाल पूछी जा रहे हो, उसने कभी जेल का मुंह नहीं देखा और आप उससे क्वेश्चन ये पूछ लो कि आप 3 साल पहले जेल में गए थे, आप चोरी के केस में आपको सज़ा हुई है, खाम खा किसी से सवाल पूछते हो। हम इससे पिछले आर्टिकल 144 में क्लियर करके आए हैं कि जो भी हमने उस किसी के करैक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो उनके लिए रीज़नेबल ग्राउंड होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं जो रीज़नेबल अगर ग्राउंड नहीं है और क्वेश्चन आपने पूछ लिए हैं तो आप उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। Procedure of court in case of question being asked without reasonable ground. If the court is of the opinion that any such question was asked without reasonable grounds, it may, if it was asked by any advocate, report the circumstances of the case to the High Court or other authority to which such advocate is subject in the exercise of his profession. तो वो कोर्ट अगर उसको लगता हो कि खाम खा आपके पास रीज़नेबल ग्राउंड नहीं है, आप उससे क्वेश्चन पूछ लिया, तो कोर्ट आपके ख़िलाफ़ रिपोर्ट कर सकती है हाई कोर्ट को, या फिर वो आपकी जो कंसर्न बार वगैरह होगी उसको रिपोर्ट कर सकती है, आपका लाइसेंस वगैरह सस्पेंड हो सकता है। सो इस किस्म के क्वेश्चंस खाम खा नहीं पूछने चाहिए। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 146, इनडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चंस। द कोर्ट में फॉरबिड, कोर्ट चाहे तो वो रोक सकती है any question or inquiries which it regards as indecent or scandalous
although such questions or inquiries may have some bearing on the questions before the court। ये अब इसमें यहाँ कहा गया है कि कोर्ट अगर आपने कोई इनडिसेंट किस्म के क्वेश्चन पूछ लिए हैं तो कोर्ट आपको रोक सकती है कि आप ये क्वेश्चन ना पूछो, unless they relate to fact and issue or to matter necessary to be known in order to determine whether or not fact and issue existed। अनलेस के अगर कोर्ट को ये लगता हो कि ये फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड है और ये मैटर को डिसाइड करने के लिए पूछा जाना ज़रूरी है तो वो कह भी सकती है। बट नॉर्मली यही होता है कि इनडिसेंट क्वेश्चन, अब इसकी एग्जांपल दें कि अगर रेप का केस है तो आप जो वो विक्टिम है उससे स्ट्रेट क्वेश्चन इस किस्म के नहीं पूछ सकते कि बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, डिटेल में आप नहीं जाते, ये इनडिसेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। सो यहाँ पे कोर्ट आपको रोक सकती है कि इस किस्म के क्वेश्चन ना पूछो, दो वो फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड हैं बट इनडिसेंट ये इस कैटेगरी में इस किस्म के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो नहीं पूछने चाहिए, ना पूछे जाते हैं, ना कोर्ट उनको अलाउ करती है। नेक्स्ट अब आर्टिकल 148, ये भी इसी किस्म का एक आर्टिकल है। इसमें कहा है कि ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे जो कि उस विटनेस को इंसल्ट करने के लिए, उसको अनॉय करने के लिए किए जाएंगे। द कोर्ट शैल फॉरबिड, यहाँ पे शैल का वर्ड है, इनडिसेंट वाले में मे का वर्ड था और यहाँ पे शैल है कि कोर्ट लाजमी रोक देगी एनी क्वेश्चन विच अपीयर्स टू इट टू बी इंटेंडेड टू इंसल्ट और annoy और विच दो प्रॉपर इन इटसेल्फ अपीयर्स टू द कोर्ट नीडलेसली ऑफेंसिव इन द फॉर्म। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर कोई एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है जो कि जिससे वो उसकी इंसल्ट की जा रही है विटनेस की या उसको अनॉय किया जा रहा है तो वो कोर्ट डेफिनेटली रोक देगी कि आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अब यहाँ पे समटाइम्स ऐसे होता है कि विटनेस आया है तो वकील साहब उसको अनॉय करने के लिए, उसकी इंसल्ट करने के लिए क्वेश्चन करते हैं, उस पर 2-2 3-3 घंटे जिरा करी जा रहे हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछी जा रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। सो इस किस्म को भी रोका गया है कि इस हद तक नहीं जाना कि आप उसकी इंसल्ट करने वाले क्वेश्चन पूछो, उसको परेशान करो, उसको हरास करो। सो ये क्वेश्चन भी कोर्ट रोक देगी। नेक्स्ट इज आर्टिकल 147, प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केसेस ऑफ डेफेमेशन, लाइबल और स्लैंडर। अब यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया कि ये जो डेफेमेशन के केसेस हो गए इनमें क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। व्हेन अ पर्सन इज़ प्रोसिक्यूटेड, जब किसी पर्सन के अगेंस्ट उसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है और सूट या उसके खिलाफ कोई सूट फाइल किया गया फॉर मेकिंग और पब्लिशिंग एन इम्पिटेशन ऑफ डेफेमेटरी, कि उसने कोई डेफेमेशन वगैरह कमिट किया, सो उसके अगेंस्ट या कोई क्रिमिनल केस है या सिविल केस है। लाइबलस और स्लैंडरस नेचर, द कोर्ट शैल नॉट, अब यहाँ पे नॉट का वर्ड है, कोर्ट शैल नॉट बिफोर इट हैज़ रिकॉर्डेड इट्स फाइंडिंग ऑन द इशू वेदर सच पर्सन डिड मेक और पब्लिश सच इम्पिटेशन और वेदर सच इम्पिटेशन इज़ ट्रू permit any question to be put to any witness for the purpose of injuring the character of the person in respect of whom such imputation has or is alleged to have been made, or any other person whether dead or alive in whom he is interested। यहाँ पे जो कहा गया है ना कि जब ये डेफेमेशन का केस होगा तो कोर्ट जब तक अपना ये फाइंडिंग यहाँ तक डिटरमिन नहीं कर लेती कि ये डेफेमेशन जो है वो की गई थी, ये जो पब्लिश किया गया था इसमें किसी पर्सन की डेफेमेशन हुई है, यहाँ तक जब वो डिटरमिन नहीं कर लेती तब तक किसी विटनेस से उस पर्सन की जिसके डेफेमेशन की गई है उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे या कोई ऐसे पर्सन के बारे में जो कि डेड हो या लाइव हो, किसी के बारे में। पहले कोर्ट ने ये डिटरमिन करना, प्रोसीजर ये बता रहे हैं कि ये डेफेमेशन हुई भी है, ये जो मवाद इसने पब्लिश किया है इसमें उस पर्सन की डेफेमेशन है भी या नहीं, पहले ये डिटरमिन किया जाएगा। उसके बाद फिर उससे क्वेश्चन उसके कैरेक्टर और जो भी उससे डेफेमेशन वगैरह की है वो आप कर सकते हो। एक्सेप्ट इन सो फार एज एनी सच क्वेश्चन मे बी नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनिंग द ट्रुथ ऑफ द इम्पिटेशन alleged टू हैव बीन मेड और पब्लिश्ड। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन दे दी गई है कि अगर तो ज़रूरी बहुत ज़्यादा हो ये डिटरमिन करने के लिए कि ये डेफेमेशन हुई भी है
तो इस सिचुएशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आर्टिकल 147 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आर्टिकल 146 और 148 ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि आपने किस किस्म के क्वेश्चन पूछने होते हैं। नंबर 1, आप किसी से भी इनडिसेंट स्कैंडलस क्वेश्चन नहीं पूछोगे और उसको अनॉय करने के लिए, या आपकी इंटेंशन ये हो कि उसकी इंसल्ट करो विटनेस की, ताकि वो आपकी फेवर के जवाब देना शुरू कर दे। ज़ाहिर बात है, एक विटनेस आया, उससे आप 2 घंटे की जिरा करी जा रहे हो, अजीब अजीब किस्म के सवाल करी जा रहे हो, तो उसने अनॉय होना है, उसने हरास होना है। तो इसलिए भी यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया, क्योंकि जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसका स्कोप बड़ा वाइड है, जितने मर्जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन इवन देन यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिमिट करने की कोशिश की गई है। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।